नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ऑक्साइड। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले अपन ने बात की है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आवर्त सारणी को आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद अगर आप ऑक्साइड को देखेंगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन के लेवल को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग से लेकर किस लेवल तक चीजें आपको समझाई जा सकती है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑक्साइड। दोस्तों, कोई धातु है और उसके पीछे ऑक्सीजन लग गया या उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ली तो वो बन गया मेटालिक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड। कोई नॉन मेटल है, अधातु है, उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट की, वो क्या बन गया? अधातु ऑक्साइड। छोटे जो एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग कई बार सीधे सवाल भी आते हैं। धातु ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर क्षारीय प्रकृति की, अल्कलाइन या बेसिक नेचर की। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। और हर बार मैं आपको बताते आ रहा हूं अधातु की प्रकृति अम्लीय, तो फिर क्षारीय किसकी होगी? धातु ऑक्साइड की। ये बातें कई बार सीधी पूछी जाती है, तो बाकी जो डीप लेवल वाला कॉन्सेप्ट है उसमें अपन उलझ के रह जाते हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो आपको ये देखना है, क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, किस लेवल तक अपने को पूछने की कोशिश कर रहा है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? क्षारीय। और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? अम्लीय। यहां पर मैंने दो रिएक्शन बना के दिखाई है। Na2O, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम प्लस और OH माइनस में रहता है। इसने कौन सा आयन दिया? OH आयन। अगर आप बिल्कुल छोटे लेवल पे क्षार या बेस की डेफिनेशन देखेंगे तो वे यौगिक जो जल की उपस्थिति में OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। यहां पर इसने OH माइनस आयन दिया है, यह धातु है, धातु का ऑक्साइड था, इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या हो गई? क्षारीय, क्योंकि इसने जल की उपस्थिति में कौन सा आयन दिया है? OH माइनस। क्लोरीन का ऑक्साइड, वैसे क्लोरीन आपको पता है अधातु है, जल से क्रिया करके ये बनाया और इसमें H प्लस और OCl माइनस, तो जल की उपस्थिति में H प्लस आयन दे दिया और H प्लस आयन दे दिया, मतलब अम्लीय। तो अधातु के ऑक्साइड जो है उनकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझ लें। अगर आप बेसिक चीजों को क्लियरिटी के साथ नहीं देखेंगे और उसके बाद जबरदस्ती डीप में घुसे जाएंगे तो ये सवाल भी गलत होना है और वो तो गलत होगा ही होगा। पहली प्रायोरिटी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। कई बार लोग ये कह देते हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की हो, इस बात की गारंटी नहीं है। वो गारंटी नहीं है, वही चीजें अपन समझाएंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन बिल्कुल इस लेवल से पूछा जाता है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अम्ल किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? जो जल की उपस्थिति में H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल है, जो जल की उपस्थिति में OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार है। ऐसे धातु ऑक्साइड या ऐसे ऑक्साइड जो जल की उपस्थिति में OH माइनस आयन दे रहे हैं क्षारीय प्रकृति के, ऐसे ऑक्साइड जो जल की उपस्थिति में H प्लस आयन दे रहे हैं अम्लीय प्रकृति। और कौन क्षार है, कौन अम्ल है, ये अपन बात करेंगे। कौन धातु है, कौन अधातु है, इसके बारे में बिल्कुल अपन आवर्त सारणी में बात कर चुके हैं। वहां से आप अच्छे से चीजों को देखें। ये बात अगर आपके दिमाग में क्लियरिटी के साथ अगर आ चुकी है तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं धातु या मेटल के बारे में। दोस्तों, धातु या मेटल से ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और धातु ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड बना दिया। अब आप थोड़ा और ध्यान से देखें, मेटेलिक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं, बेसिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति के भी हो सकते हैं, एम्फोटेरिक, और अम्लीय प्रकृति के भी हो सकते हैं, एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद आपको लगे कि अभी तो आप कह रहे थे ये होता है,
मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, वो आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शन देख के पता लग जाएगा। कई बार इसी लेवल से बात की जाती है, आप जबरदस्ती उधर चले जाते हैं तो गलत हो जाता है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, और डीप में अगर बात करना चाह रहा है तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय भी हो सकती है, उभयधर्मी भी हो सकती है और अम्लीय भी हो सकती है। क्लियर है? बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक नेचर का, इसको समझते हैं। बेसिक कौन है? जो जल की उपस्थिति में OH माइनस आइन दे। एसिडिक कौन है? जो जल की उपस्थिति में H प्लस आइन दे। उभयधर्मी कौन है? जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करें, उनको क्या कहेंगे? उभयधर्मी। अगर सामने वाला क्षार है तो खुद अम्ल की तरह व्यवहार करके उसका उदासीनीकरण कर दें, सामने वाला अम्ल है तो खुद क्षार की तरह अभिक्रिया करके उसका उदासीनीकरण कर दें। उभयधर्मी, एम्फोटेरिक, तो तीनों प्रकृति हो सकती है। अब और क्वेश्चन आया, धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के, उभयधर्मी प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के और उपरोक्त सभी। बात समझ रहे हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी। अब मैं आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझा देता हूं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट से करना है या इस कॉन्सेप्ट से करना है। एग्जाम में सवाल आया, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, ध्यान से देखिए, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, ठीक है। ऑप्शन, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति उपरोक्त सभी होती है। ये देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। अब आप कंफ्यूज, किसी टीचर ने आपको पढ़ाया धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि क्षारीय भी होती है, उभयधर्मी भी होती है, अम्लीय भी होती है। अब ये देखो, क्षारीय भी है, अम्लीय भी है, अब गड़बड़। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बताया। जब आपको बोला जाए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, देखो क्षारीय, या क्षारीय अगर आगे सोचना था तो क्षारीय, उभयधर्मी और अम्लीय। याद रखें, उदासीन कहीं पर भी नहीं आ रहा है। उदासीन और उभयधर्मी दो अलग अलग बातें हैं। इस कंडीशन में आपका जवाब क्या होगा? क्षारीय। मतलब आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सोचना है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, तीसरे ऑप्शन में उदासीन की जगह उभयधर्मी दिया हुआ होता, अब देखिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। अब आपको एक स्टेप आगे सोचना है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर ने तो क्षारीय बताया था। अब आप देखिए, क्षारीय भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, उभयधर्मी भी हो सकता है, तब आपको जवाब उपरोक्त सभी देना है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी इसे ही कहते हैं दोस्तों। आपको क्या चीज पता है? आपको पता है धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, आपको ये भी पता है, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं और आप गलत करके आते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ चुके हैं अपन एक एक कॉन्सेप्ट को, साथ में उससे जुड़ा क्वेश्चन कैसे क्लियरिटी के साथ सही हो, उसी बात को लेकर अपन अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो धातु ऑक्साइड क्षारीय भी हो सकते हैं, उभयधर्मी भी हो सकते हैं और अम्लीय भी हो सकते हैं। क्लियर? इस बात को समझने से पहले आप एक सेंटेंस के बारे में सोच लें। मतलब ऑक्साइड अगर आपको समझना है तो आप इस बात को याद ही कर लें। अभी तक की बातें आपको बिल्कुल केवल सोचनी थी, थोड़ा दिमाग लगाना था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। देखिए, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम,
टिन, क्रोमियम, वैनेडियम, एंटीमनी, आर्सेनिक और लेड, सीसा। ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। इस उभयधर्मी वाले धातुओं को आपको याद रखना ही रखना है। जिंक जनाबे, जिंक और बेरिलियम से जनाबे, एल्यूमिनियम से अली, गैलियम से गाये, जनाबे अली गाये, एसएन से सुना, सीआर से करें, वी से वो, एसएफ से सभी, एएस से आसमा के जोड़ने के लिए बना है। आसमा के 35-33 प्रभु, 35 और 33 इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है। क्रोमियम की +5, वैनेडियम की +3, एंटीमनी की +3 और आर्सेनिक की +3। और भी अवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन इनकी यही अवस्थाएं आए तभी उभयधर्मी होगा। क्लियर है बात? मतलब इन चारों की आपको ऑक्सीकरण अवस्था भी याद रखना है, पीबी तो कोई भी, बाकी की कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होंगे? उभयधर्मी। लेकिन चार की आपको ऑक्सीकरण अवस्था याद रखनी है। क्लियर है दोस्तों? जनाबे अली गाए, सुना करें वो सभी, आसमा के, फिर इनकी संयोजकता उल्टा लिख दिया, ये 5-3-3-3, ठीक है? तो इनकी ये संयोजकता होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये संयोजकता है तो इन सभी तत्वों के ऑक्साइड क्या होंगे? उभयधर्मी होंगे। तो उभयधर्मी आप पहचान लेंगे। आपको उन तत्वों के प्रतीक, उनके नाम और साथ में चार तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। फिर अपने लेवल पर बात करता हूं। आपको अपने एग्जाम के लेवल पर ज्यादा कुछ याद हो या नहीं हो, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये दोनों अच्छे से पता होना चाहिए। आप इसको याद करने के चक्कर में, देखो आप इसको याद करें बहुत अच्छी बात है, और याद करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। लेकिन पहली प्रायोरिटी देखो, जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर सारे जिंक भी, एल्यूमिनियम, बेरिलियम और भी है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से 10th क्लास तक का जो स्टैंडर्ड है उसमें ज्यादातर इन दोनों का ही नाम है। तो एग्जामिनर के दिमाग में भी यही रहता है। 4 ऑप्शन दे दिए, एक में जिंक ऑक्साइड। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले इस कॉन्सेप्ट को सोचें, फिर इन तीनों के बारे में सोचें। वैसे ही पहले इन दोनों को अच्छे से याद कर लें कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, फिर आपकी श्रद्धा हो तो फिर इन सारों को याद करें। क्लियर है? ये जब अगर आपको याद हो जाए तो अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था की। अगर किसी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +1, +2, +3 है तो उस धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा। और अगर किसी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +5, +6 और +7 है तो उस धातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। तो इसके बीच में बची कौन? +4। तो ये भी आप एक नया कॉन्सेप्ट, इन सभी धातुओं के धातु ऑक्साइड तो उभयधर्मी होंगे ही होंगे, लेकिन इनके अलावा भी अगर किसी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है तो वो क्या होगी? उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। क्लियर है बात? ऑक्सीकरण अवस्था से 1, 2, 3 क्षारीय, 4 उभयधर्मी, 5, 6, 7 अम्लीय, बाकी जनाबे अली, सुना करें वो सभी, आसमा के 5-3-3-3 प्रभु। मतलब ये सब क्या होंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। किस पर ज्यादा फोकस करना है? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस पूरी बात को अगर आपको क्लियरिटी के साथ और अप्लाई करना है तो आइए बात करते हैं। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आवर्त सारणी पूरी याद करें, फिर उनका ऑक्सीकरण अवस्था पता होना चाहिए।
तब जाके सर हमको पता लग पाएगा कि धातु का ऑक्साइड अम्लीय है, क्षारीय है या उभयधर्मी। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको हर तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था पता करने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखें, 4 वाले एम्फोटेरिक है, इससे कम वाले बेसिक और इससे ज्यादा वाले क्या है, अम्लीय। अभी एग्जांपल देखते हैं, लिथियम ऑक्साइड। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे, चांसेस होंगे आपको फॉर्मूला दें, आपको रासायनिक सूत्र देंगे उस ऑक्साइड का। कारण वो भी मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि बिना रासायनिक सूत्र के ये कंफर्म आप नहीं कर पाएंगे कि ये अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उभयधर्मी होगा, और आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां देख लीजिए, लिथियम ऑक्साइड। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगी कि सर ऑक्सीकरण अवस्था हम तो जानते ही नहीं है। याद रखें, मैंने आपको एक वीडियो में रासायनिक सूत्र बनाना सिखाया है। तो देखो, लिथियम और ऑक्साइड, ये इसकी संयोजकता है तो ये 2, और इधर है माइनस। इसकी ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, तो इस पर कितना, प्लस। लेकिन याद रखें, लिथियम कितने हैं, 2, तो 2 पर 2 प्लस है, तो 1 लिथियम पर कितना आ जाएगी, +1। और वैसे भी हलीना के रब से फरियाद उन सब में +1 ही होती है। तो आवर्त सारणी याद करने से आपको और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ यार कंफर्म हो गया, +1। इसका मैंने अगर आपको पता हो तो लिनाक्स से भी आपको समझाया था, डोबे राइनर के ट्राइड, और ऐसा डोबे राइनर का त्रिक जो न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी है, वहां पर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी ऑक्सीकरण अवस्था। तो वो ऑक्सीकरण अवस्था मैं इसीलिए समझाता था कि आज अगर वो बातें आपको अच्छे से याद होती तो ये गुना और इसका क्या होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लिथियम का +1 होता है सीधा, और अगर +1 ऑक्सीकरण अवस्था है तो लिथियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय। बहुत फास्ट हो जाता। इसलिए जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं बहुत अच्छे से उनको देखें, आराम से बार बार रिपीट करें, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार ज्ञानी लोग ये होते हैं कि चलो ये वीडियो तो यहाँ से मिल ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी पढ़ लेते हैं। इन्हीं वीडियो में छुपी हुई जो कंटेंट है उसको कैसे अप्लाई करना है अभी मैंने आपको बताया भी है। अगली बात है आर्सेनिक ऑक्साइड, और ये भी आर्सेनिक ऑक्साइड। ये मैंने क्यों बताया दोनों, आइए बात कर लेते हैं। यहां देख लेते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड ये वाला। तो ये 2 है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, -2। यहां पर ये कितना आ गया, +3। क्लियर है। इस आर्सेनिक ऑक्साइड में ऐसा हुआ। अब हमें बात करनी है, अगर एक ऑक्सीजन का -2 है तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 6। और यहां पर 2 आर्सेनिक है, तो 6 को 2 में बांटेंगे तो एक के पास कितना आ जाएगा, +3। कहने का मतलब है इस पर संयोजकता कितनी है, +3। और +3 अगर है आर्सेनिक की, तो आप समझ गए ये कौन सा ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड। आर्सेनिक As2O3 कौन सा ऑक्साइड है, उभयधर्मी एम्फोटेरिक। यहीं अगर इसी आर्सेनिक का As2O5, तो ये देख लीजिए, ये संयोजकता किसकी है, इसकी, और इसकी संयोजकता कितनी है, ये। तो आर्सेनिक की अब की बार कितनी है, 5। आप जल्दबाजी नहीं करें। पहली गलती तो आप क्या करेंगे कि देखिए आर्सेनिक ऑक्साइड है, सर ने बोला था आर्सेनिक अगर आ जाए तो वो उभयधर्मी है। याद रखें, सर ने ये बोला है आर्सेनिक और संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो। यहाँ पर कितनी है, +5, और +5 वाले किस में आते हैं, अम्लीय में। तो याद रखें, अगर आर्सेनिक As2O3 हो तो क्या होगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। लेकिन As2O5 हो तो वो कौन सा ऑक्साइड होगा, अम्लीय होगा।
क्योंकि आर्सेनिक की यहाँ पर संयोजकता कितनी है, +5, और +5 हैं तो याद रखें फिर वो एम्फोटेरिक नहीं है, फिर यहाँ से अप्लाई करें और अम्लीय आ गया। इन दोनों से आप ये कंफर्म हो चुके होंगे कि एग्जाम में कभी भी फॉर्मूला के बिना क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। सपोज करें आपके दिमाग में सर आर्सेनियस ऑक्साइड या आर्सेनिक ऑक्साइड ऐसे लिख देगा तो ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम में जनरली फॉर्मूला ही आएगा और फॉर्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। बस इस पूरी बात को आप जरूर याद रखें, साथ में इन 4 की संयोजकता भी या ऑक्सीकरण अवस्था भी। क्यों? क्योंकि अगर अभी ऑक्सीकरण अवस्था अगर आप याद नहीं करते तो इसको भी क्या कह देते, उभयधर्मी कह देते, लेकिन ये उभयधर्मी नहीं है, अम्लीय है। आइए और बात करते हैं। नेक्स्ट जो ऑक्साइड है उसके बारे में बात करते हैं, TiO4। TiO4, ठीक है। पहले आपको इसमें देखना है, एम्फोटेरिक के बारे में देखा, इसमें तो नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है, +4, और याद रखें +4 आ रही है तो वो क्या होगा, उभयधर्मी। तो ये जो ऑक्साइड है ये भी क्या होगा, उभयधर्मी में। वही एग्जांपल बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए काम के। अभी फिर दिमाग में कि सर ये वाला टाइटेनियम वाला तो आपने बताया ही नहीं कि ये उभयधर्मी है। याद रखें पहले ये सारे उभयधर्मी है, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था +4 आए उभयधर्मी, कम आए तो क्षारीय और ज्यादा आए तो क्या होगा, अम्लीय। जैसे एक और एग्जांपल लास्ट में मैंने आपको लिखाया Bi2O5। Bi2O5, यहां पर Bi की कितनी है, 5, और अगर 5 आ गया तो ये कौन सी में आ गया, अम्लीय प्रकृति। ये देख लीजिए दोस्तों, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, पूरी आवर्त सारणी में कहीं से भी कोई धातु उठा के दे दें, आप उसके ऑक्साइड की नेचर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को सोचें, उसके बाद ये देखें क्षारीय, उभयधर्मी और अम्लीय। उसके बाद अगली बात क्या सोचना है कि उभयधर्मी कौन कौन से हैं। ये सोचते टाइम ये याद रखना है कि इन सबकी संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था भी याद रखें। ऑक्सीकरण अवस्था रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले से आप आराम से उस धातु के ऑक्सीकरण अवस्था तक पहुंच सकते हैं। 4 आए तो उभयधर्मी, 4 से कम आए तो क्षारीय, और 4 से ज्यादा आ जाए तो अम्लीय होगी। क्लियर है दोस्तों बात। इसलिए धातु ऑक्साइड के बारे में जो मेन एम्फोटेरिक है वो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी मैंने आपको बता दिए 4-5 एग्जाम्पल से। आपको मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दी कि किस तरीके से सवाल आएंगे। तो धातु ऑक्साइड से संबंधित बातें और कुछ जनरल फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप बड़े क्लियरिटी के साथ देखिए। अब अपन बात करते हैं अधातु ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है इन जनरल, जैसा मैं आपको शुरुआत में बता रहा था। लेकिन अधातु जो ऑक्साइड है वो अम्लीय भी हो सकते हैं, साथ में उदासीन भी हो सकते हैं। याद रखें अधातु का कोई भी ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं होगा और धातु का कोई भी ऑक्साइड उदासीन नहीं होगा। समझ रहे हैं, मतलब उभयधर्मी धातुओं के लिए है और उदासीन अधातुओं के लिए। आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, CO, NO और N2O, जो क्या है, उदासीन है। याद ही कर लो तीनों को। उसके अलावा बची जितनी भी अधातुएं हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय होंगे। जैसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों अधातु के ऑक्साइड है और ये दोनों कल कारखानों की या जो फैक्ट्रियों का धुआं है उसमें पाए जाते हैं और इसके द्वारा ये वातावरण में फैल जाते हैं। कौन? NO2 और SO2। जब बादलों द्वारा बारिश होती है तो ये अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? अम्लीय। और अम्लीय ऑक्साइड क्या करेंगे? जल की उपस्थिति में बादलों से जल बरसेगा और उसके द्वारा
जो बारिश होगी उसको क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। और ये आपको मैंने पहले भी बताया कि अम्लीय वर्षा की पीएच कितने से कम होती है। लिखने में मेरा कुछ नहीं जाता, आपको याद होना चाहिए। जनरली अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि अम्लीय वर्षा की पीएच जो है 5.6 से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम हो गई तो फिर अम्लीय वर्षा है। किसकी वजह से और किसके ऑक्साइड है, ये आपको क्लियरिटी के साथ ध्यान में रखना है। उपधातु आपको पता है, उपधातु कौन कौन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसएब और टी। ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ये एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये सब मेटलोइड है, उपधातु है। अब उपधातु के ऑक्साइड भी वही अम्लीय और क्या हो सकते हैं, उभयधर्मी। ये देखो नया वर्ड है, उपधातु के ऑक्साइड उदासीन नहीं है, उभयधर्मी है। और याद करिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें ये दोनों क्या थे, आ रहे थे, और ये दोनों के ऑक्साइड क्या आएंगे, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी। इनके अलावा जितने भी होंगे उन ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय। अपने एग्जाम के पर्पज से जनरल जो सवाल है वो है जल कौन सा ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ना। कई बुक में उदासीन और कई में उभयधर्मी, आपको उभयधर्मी सोचना है। किसी बुक में लिखा हुआ उदासीन है, देखो केवल उदासीन कहने से ही काम नहीं होगा, वो इस बात को लेके चल रहे हैं। जिन्होंने उदासीन लिखा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अधातु के ऑक्साइड उदासीन ही हो सकते हैं, और ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली भी है। लेकिन हर चीज़ को देखो, केमिस्ट्री का मतलब अपवाद है ना। आप जब यहाँ पढ़ो तो ये सोचो कि अधातु का ऑक्साइड क्या नहीं होगा, उभयधर्मी नहीं होगा। लेकिन जब जल पढ़ो तब अकेले जल, रोज़ाना आप जल का उपयोग कर सकते हैं, ये बात तो याद ही रख सकते हैं। क्योंकि देखो ये H+ भी देता है और H- भी देता है, अम्ल की तरह, क्षार की तरह, दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड है। जल के बारे में याद रखना है। अब आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। कई बार बच्चों के दिमाग में, सर आप तो कह रहे हो कि अधातु के ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं होते, जल तो होता है ना। भाई वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन अपवादों से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो क्लियरिटी के साथ मैं आपको पहले बोर्ड पर लिखता हूँ, ये फिक्स पैटर्न मैं जनरेट कर रहा हूँ, ताकि किसी कॉन्सेप्ट को इसके बाद क्या पढ़ाएं, इसके बाद क्या पढ़ाएं, इसके बाद क्या पढ़ें, तो आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये जो ऑक्साइड्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसको आप बड़ी क्लियरिटी के साथ देखें। और किसी भी बुक में इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन के बारे में अपन भी बात करेंगे, और हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं, और पढ़ाते टाइम भी क्वेश्चन की अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से चीज़ों को देखें और समझें। ऑक्साइड्स के बारे में अपन बात कर चुके थे, इनकी नेचर का कैसे पता लगेगा, फॉर्मूला किसी ऑक्साइड का कैसे बनेगा, वो रासायनिक यौगिकों के निर्माण के समय अपन ने पहले ही बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे आवर्त सारणी से संबंध, क्या रिलेशन है ऑक्साइड्स का आवर्त सारणी से। दोस्तों आवर्त सारणी में आपको पता है पहले S ब्लॉक, फिर D ब्लॉक, फिर P ब्लॉक और नीचे F ब्लॉक होता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर ऑक्साइड्स को आपको अच्छे से समझना है तो आवर्त सारणी को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बार बार पढ़ते रहें। ये जो S ब्लॉक है इसमें पूरे धातु आते हैं, बस आपको हाइड्रोजन का ध्यान में रखना है। और वैसे भी आवर्त सारणी में वो अलग ही रहता है, इसलिए उसको आवारा तत्व कहते हैं। D ब्लॉक में पूरे धातु है, P ब्लॉक में आपको पता है अधातु, नीचे धातु, बीच में उपधातु। आपको पहले मैंने आपको बताया है कि P ब्लॉक ऐसा है जिसमें तीनों ही है, अधातु भी है, उपधातु भी है और धातु भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलोइड भी है और मेटल भी है। अब पीरियोडिक टेबल से क्या रिलेशन है दोस्तों, एक वर्ड है विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अब आपको पता है कि पहले अधातु, फिर उपधातु, फिर धातु। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे P ब्लॉक में अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहे हैं। और धातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। तो जो त्यागेगा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता तो कमी होगी, विद्युत ऋणता।
तो विद्युत ऋणता कम होगी ऊपर से नीचे, धात्विक गुण ज़्यादा होंगे, और धात्विक गुण ज़्यादा होंगे तो एसिडिक नेचर कम और बेसिक नेचर क्या होगी, ज़्यादा। इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक और बात देख लीजिए, यहाँ से अपन वैसे एस ब्लॉक में भी नीचे आएंगे तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो धात्विक गुण ज़्यादा, एसिडिक कम और बेसिक ज़्यादा। ये आवर्त सारणी में आपको 100% आइडिया होना चाहिए कि विद्युत ऋणता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो बस विद्युत ऋणता जो है वो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली समानुपाती या प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है, पावर है, उस पर, अधात्विक गुण जिसको कह सकते हैं। तो आप एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी, बस बात खत्म, उसी बात को लेकर है। इसको कंफ्यूजिंग करके नहीं सोचे, और एसिडिक बढ़ेगी तो बेसिक वैसे ही कम हो जाएगी। तो ये है विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट। उससे भी आप पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि 3 ऑक्साइड दे दिए और इनको एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अगर आपको जमाना पड़े, तो ये देखो अलग अलग जगह के हैं, कॉपर, Ag और Au। इनको अगर आप देखेंगे तो डी ब्लॉक में है तीनों, कॉपर, Ag और Au। ऊपर कॉपर आता है या नीचे Ag आएगा और उसके बाद सब नीचे Au आएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगी। तो ये देख लीजिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एसिडिक नेचर भी बढ़ता हुआ हो गया। लेकिन यही बात इन ऑक्साइड्स के बारे में बात करें, MgO, CaO और Ba, तो दूसरा जो वर्ग है, क्लास है, उसमें अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, इसका 12 है, इसका 20 है। नेक्स्ट जो भी इसका एटॉमिक नंबर है बेरियम का, एसिडिक नेचर आपको बताना है तो ऊपर से नीचे आएंगे, किस वाले में, एस ब्लॉक में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो क्या होगा, एसिडिक नेचर भी कम होगा, तो सबसे ज़्यादा इसका, और ऐसे इस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन किस लेवल तक ऑक्साइड्स की नेचर आपको आइडिया रखनी है वो आपको पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट, इस पूरी बात को अगर आप सोचना चाहें तो क्या सोच सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन अच्छी तरीके से आपको पता हो। ये आपको पता है, ये बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। बस एक याद रखें, दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो, एसिडिक नेचर बढ़ेगी तो क्षारीय अपने आप कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अलग अलग जगह से दिया हुआ है तो इस तरीके से हैं। एग्जाम के पर्पज से ये 3 फॉर्मूले हैं जिसको मैंने जनरल आपको बताया है, हाइपोक्लोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक और फॉस्फोरिक एसिड। इनके स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताई है कि क्षारकता वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और किसी अम्ल की क्षारकता का मतलब है वो कितने H+ आयन देता है। दोस्तों यहाँ H ये भी है, जरूरी नहीं है जिसके पास H हो और वो H+ आयन दे ही सही। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है, इनके पास हाइड्रोजन है लेकिन ये देते नहीं है, और देते नहीं है इसलिए अम्ल नहीं है। यहाँ पर P और H के बीच जो बंध है वहाँ से हाइड्रोजन नहीं दिया जाता, इसलिए ये O और H से ही H मिलेगा, तो इसकी क्षारकता जितने OH है वही क्षारकता, 2 है 2 और इसकी कितनी है 3। ऑक्साइड से रिलेटेड एक और बात आप याद रखें, ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3 हेमेटाइट, अगर इन दोनों को जोड़ें तो क्या हो गया, Fe3O4, जिसको क्या कहेंगे, मैग्नेटाइट, नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक इसी ऑक्साइड का होता है। एक और बात, सीधे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से, मेटेलिक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड अपचायक प्रकृति के
और अधातुओं के ऑक्साइड ऑक्सीकारक प्रकृति के। मेटालिक ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट और नॉन मेटालिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक और बात मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बना के लिखी है, Cl2O, ये जो ऑक्साइड है इसमें क्लोरीन होती है, इसीलिए किसके काम में आता है? जल को जीवाणु रहित। दोस्तों याद रखें, कहीं भी एग्जाम में जल को जीवाणु रहित करना हो और यौगिक दिया हुआ हो तो क्लोरीन होना जरूरी है। इस बात को आप क्लियरिटी के साथ देखें। ऑक्साइड से रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके से सवाल आएंगे, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, मैंने सारा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ऑक्साइड के पूरे वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें, एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है। थैंक यू।